हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। पिछली क्लास में आपको याद होगा फ्रेंड्स कि हमने बेसिक्स के जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में बातें की थी। और इससे पहले हम लोग बेसिक्स को समझते हुए आ रहे हैं। एक सीरीज में काफ़ी टाइम से हम लोग बेसिक्स पर बातें कर रहे हैं। वो करना ज़रूरी इसलिए था ताकि एक ग्राउंड तैयार हो सके, एक सॉलिड बैकग्राउंड तैयार हो सके कि ताकि हम आगे जो बेसिक्स की तैयारी पर बातें करें, उसको एक सपोर्ट मिल सके उससे। क्योंकि तैयारी से पहले उसे समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की जब आप तैयारी करते हैं, अगर पता होता है आपको कि इसका बैकग्राउंड क्या है या फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या किस तरह से इसे इससे डील किया जाना चाहिए, तो फिर तैयारी की जो हमारी प्लानिंग है वो काफ़ी सॉलिड हो जाती है। इसीलिए बेसिक्स पर मैं इतने डिटेल में बातें करते आ रहा हूँ, पहले उसके अंडरस्टैंडिंग पे। आज से हम लोग बातें करेंगे कि अब ये जो बेसिक्स है इसकी तैयारी आप करेंगे कैसे। बेसिक्स मैंने आपको बताया था शुरू में कि जड़ होती है, कोर है किसी भी विषय का, जहाँ से उस विषय की समझ आप में पैदा होती है कि हाँ, ये अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। वो चीज़ें, अगर मैं एक मकान की बात करूँ तो उसकी नींव, अगर एक पेड़ की बात करूँ तो उसकी बीज, तो इन्हें आप सब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ, तो हमारी स्कूलिंग होती है, फिर कॉलेज लाइफ है, फिर हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और अल्टीमेटली हम कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं। तो जो नींव है इनकी, वो है स्कूल एजुकेशन। आपको अपनी तैयारी के लिए यूपीएससी की मैं बात करूँ तो एनसीईआरटीज़ को पढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स आप वहाँ पढ़ते हैं स्कूल्स में, उन्हीं को एडवांस स्टेज में ले जाके यूपीएससी अपने सिलेबस को गढ़ता है। आप उसमें देखेंगे आपको हिस्ट्री मिलेगा, सोसाइटी मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। फिर उसके बाद आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बातें होती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है, एनवायरनमेंट की बात होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात होती है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को हमने वहाँ किसी न किसी रूप में पढ़ा है। सारे सब्जेक्ट्स को वहाँ पढ़ा है। उन्हीं का एक एडवांस स्टेज यहाँ होता है। तो इनके बेसिक्स को अगर समझना है, तो इनकी जो नींव है वहाँ जाना ज़रूरी होता है। इसीलिए जो है एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह दी जाती है। अब देखेंगे, हम लोग पहले बातें करेंगे कि बेसिक्स की तैयारी हम करेंगे कैसे, एक प्रोसेस के अंतर्गत, और फिर बाद में जाकर देखेंगे कि वो मटेरियल्स क्या होने चाहिए जिसको लेकर आप बेसिक्स की तैयारी कर सकते हैं। चाहे वो बुक्स की बात हो, चाहे वो और भी चीज़ों की बात हो, वो हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। कभी भी अगर आप बेसिक्स की तैयारी करें, अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो उसमें शुरू में इंट्रोडक्टरी पार्ट्स दिए हुए होते हैं कि हाँ, ये जो बुक है ये ऐसा-ऐसा होने वाला है। ख़ासकर अगर आप एनसीईआरटीज़ की बुक्स को देखें या कोई भी बुक देखें आप, तो उसमें थोड़ा-सा होगा कि जो राइटर है उसके बारे में लिखा गया होगा। फिर उसके बाद जाकर उस बुक्स की एक समरी दी हुई होती है, और फिर शुरुआत के जो 1-2 चैप्टर होते हैं, वो जो हैं वो बुक्स की बैकग्राउंड तैयार करते हैं, बुक्स के बारे में बताते हैं। तो हमें कभी भी जब कोई भी किताब पढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए, तो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट्स होते हैं शुरुआत के, और फिर शुरुआत के 1-2 चैप्टर्स जो होते हैं, उन्हें ध्यान से समझ के पढ़ के करना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, हर विषय की अपनी लैंग्वेज होती है। अब ज्योग्राफी है, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है,
कॉमन भाषा में ये जैसे ज्योग्राफी है, यहाँ पे अब अलग-अलग चीज़ें होती हैं, क्लाइमेट की बात होती है, क्लाइमेट चेंज की बात होती है या फिर मैं कहूँ मॉनसून की बात होती है, कोरियोलिस फ़ोर्स अलग-अलग चीज़ें आप पढ़ेंगे, अर्थक्वेक, तो ये सब कॉमन वर्ड्स नहीं हैं। अगर आप राह चलते हुए किसी को भी पूछेंगे कि ज़रा मुझे अर्थक्वेक के बारे में बताओ या भूकंप के बारे में बताओ, डिटेल में तो वो नहीं बता पाएगा, उसकी डेफ़िनिशन वो नहीं दे पाएगा। तो वो सब्जेक्ट वो क्या करते हैं कि आपको एक ग्रास रूट जो है आपको डेफ़िनिशन प्रोवाइड करते हैं, एक समझ प्रोवाइड करते हैं लैंग्वेज की, कि ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, इसकी लैंग्वेज इस तरह से होने वाली है। यहाँ से आपको ऐसे शुरुआत करनी है। और जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाते हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब आपने बेसिक्स ठीक से तैयार नहीं की। मान लीजिए कि बेसिक्स में एक डेफ़िनिशन दी हुई है किसी भी एक टॉपिक पर और उसी टॉपिक पर एडवांस्ड बुक में एक डेफ़िनिशन दी हुई है। दोनों में बहुत फ़र्क होगा, लैंग्वेज के टर्म्स में भी और समझ के लेवल में भी। अगर आपने इस बेसिक्स को नहीं पढ़ा और डायरेक्ट आपने उस एडवांस स्टेज को पढ़ा है, तो वो बात ऐसे ही हो जाएगी कि आप अपने मदर टंग को नहीं जान रहे हैं और आप सीधा एक ऐसे लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपने कभी सुना ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास ये बेसिक्स की जानकारी है, तो फिर वो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। मैं आपसे दूसरे भाषा में अगर बात करूँ कि अगर एक बिज़नेसमैन है और वो एक ऐसा बिज़नेसमैन है कि पहले उसने जो उसकी कंपनी में अलग-अलग स्टेजेज़ हैं, उसने पहले वर्कर्स के साथ काम किया लोअर लेवल पर, फिर सेकंड लेवल पे भी उसने काम किया, फिर थर्ड लेवल पे काम किया, फिर टॉप लेवल पे काम किया और अब जाके वो बिज़नेस सँभाल रहा है। तो एक ये बिज़नेसमैन है और एक और बिज़नेसमैन है, जिसने इन स्टेजेज़ के बारे में कुछ जाना ही नहीं और वो डायरेक्ट आके एमडी की या सीईओ की कुर्सी पर बैठ गया। अब आप बताइए कि कौन अपने कंपनी को बेटर चला पाएगा? कौन एक ज़्यादा सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बन पाएगा इसके चांसेस हैं। तो आप मेरी चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हो। इसीलिए ज़रूरी होता है बेसिक्स में कि आप कभी भी उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट्स जो उसकी लैंग्वेज है या फिर जो उसका बैकग्राउंड है उसके बारे में पहले थोड़ा-सा जानें। यहाँ से बेसिक्स की तैयारी की शुरुआत होनी चाहिए, जब भी आप कोई बुक पढ़ें या मैगज़ीन पढ़ें या कुछ भी ऐसा पढ़ें। Subject must not be studied from between or in fractured way। बहुत से स्टूडेंट्स की आदत होती है, मैंने खुद भी नोटिस किया है इस बात को, कि वो करते क्या हैं कि बस उन्हें जो लगता है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो चाहे सब्जेक्ट के बीच में ही क्यों ना हो, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स दिए होते हैं बुक्स में, तो बस बीच में जाके वो उसे पढ़ लेते हैं और उसे साइड कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब यूपीएससी का सिलेबस है, यूपीएससी ने अपना सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है, उसमें टॉपिक्स उसने दिए हुए हैं। तो उस टॉपिक को देखते हैं, अगर बेसिक्स की बुक में ही जाके वो उसे देख रहे हैं, तो बस उस टॉपिक को वहाँ से वो निकाल के पढ़ पढ़ लेते हैं और वो सोच रहे हैं कि उस टॉपिक की उनकी तैयारी हो गई। या फिर बुक पढ़ते भी हैं, तो फ्रैक्चर्ड वे में, कभी फर्स्ट मान लीजिए 10 चैप्टर्स है, तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, फिर डायरेक्ट 5 चैप्टर पढ़ रहा, फिर सेकंड चैप्टर पे आ रहे हैं, फिर 8th चैप्टर पे आ रहे हैं, फिर 10th चैप्टर पे जा रहे हैं, मतलब कोई क्रोनोलॉजी नहीं है उनकी। वो फ्रैक्चर करके पढ़ रहे हैं चीज़ों को या फिर थोड़ा-सा यहाँ से पढ़ ले रहे हैं, फिर थोड़ा-सा वहाँ से पढ़ ले रहे हैं, फिर थोड़ा-सा वहाँ से पढ़ ले रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, चीज़ें अस्त-व्यस्त तरह की। तो ऐसे में जो है, एक सही अप्रोच के साथ एक प्रोसेस जो है स्टेज बाय स्टेज जो होती है, वो डेवलप नहीं हो पाएगी और आपका जो माइंड है, उसे एक सही वे में रिसीव नहीं कर पाएगा और जब रिसीव नहीं कर पाएगा, तो चीज़ें उस तरह से सेटल नहीं हो पाएँगी। इससे दिक्कत क्या होगी? अब एग्ज़ाम में जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, आप जानते हैं कि कितने जल्दी आपको 1 मिनट के अंदर ही उस पर सोचना पड़ेगा और आंसर भी फ़ॉर्म करना पड़ेगा। अगर दिमाग में चीज़ें इस तरह से अस्त-व्यस्त पड़ी रहेंगी, तो तुरंत आप
अपनी ज़रूरत की चीज़ों को दिमाग में ढूँढ नहीं पाएँगे। लेकिन अगर वो पार्ट्स में एक क्रोनोलॉजी में जो हैं वो बँटे हुए हैं कि हाँ, यहाँ पे ये है, इसे मैंने इस तरह से डेवलप किया है, लाइन बाय लाइन चीज़ें आपके दिमाग में हैं, तो आपका दिमाग तुरंत क्विकली उसे ढूँढ पाएगा। इसे आप रियल लाइफ़ से भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी मेरी इस बात को प्रूव करने के लिए। आप अलमीरा में कपड़े रखते होंगे, तो एक ऐसा इंसान है जिसने अपने कपड़ों को बिल्कुल सहेज के रखा हुआ है कि यहाँ पे मेरा पैंट है, यहाँ पे मेरा शर्ट है, यहाँ पे मेरा ये है, यहाँ पे मेरा वो है। जो ज़रूरत की चीज़ें उन्हें अलग-अलग करके उसने खानों में बाँट के रखा हुआ है। और एक है कि अपना कपड़ा उसने खींचा, उठाया उठाया और कुछते चला गया। फेंक रहे हैं, फेंक-फेंक के भर दिया। अब आप बताइए कि ज़रूरत पड़ने पर कौन इंसान पहले ढूँढ पाएगा अपनी ज़रूरत की चीज़ों को? यही बात होती है। तो कभी भी आपको बीच से नहीं पढ़ना चाहिए या फ्रैक्चर करके चीज़ों को नहीं पढ़ना चाहिए। आप जिस भी विषय पर पढ़ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट पर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, तो प्रोसेस बाय प्रोसेस करनी चाहिए आपको कि एक लाइन में जा रहे हैं और पूरा डेवलप करके फिर ज़रूरत है, तो वापस आइए। आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं न्यूज़ की, बहुतों की आदत होती है कि पढ़ा, बीच में लग रहा है कि फिर पीछे कुछ छूट गया, फिर वापस जा रहे हैं, फिर थोड़ा-सा आगे, फिर पीछे जा रहे हैं, आगे-पीछे, आगे-पीछे, आगे-पीछे कर रहे हैं। तो ऐसे में चीज़ें समझ नहीं आती। आपको होना क्या चाहिए कि आप लगातार उसे पूरा ख़त्म करें, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है तो फिर जाइए, लेकिन ऐसे नहीं। तो इस तरह से चीज़ें क्या होती हैं अच्छे से सेटल हो जाती हैं माइंड में। कॉम्प्रिहेंशन भी गलत होने का जो बहुतों के कॉम्प्रिहेंशन गलत हो जाते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये है, इस तरह से पढ़ने का तरीका। तो देख रहे हैं बेसिक्स से क्या-क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपकी। सिर्फ़ वही बात नहीं है कि आप बेसिक्स को इस तरह से पढ़ते हैं। बेसिक्स ऐसे पढ़ेंगे तो उस तरह से चीज़ें सेटल होंगी, इस तरह से आप एग्ज़ाम्स की जो क्वेश्चन्स आएँगे, उनके जो आंसर होंगे, बातें वहाँ तक पहुँच जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, सब जुड़ा हुआ है आपस में। स्टडी इन द इंटीग्रेटेड एंड क्रोनोलॉजिकल मैनर चीज़ों को जोड़ के पढ़िए, इंटीग्रेट करके। जैसे कि अब एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उसके बेसिक्स को आपने देखा, एक क्रोनोलॉजी में उसे पढ़ा, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आपने पढ़ा। फिर फिर उसको उसी के एडवांस चीज़ से जोड़िए। बेसिक्स मैंने पढ़ लिया, अब इसकी एडवांस है, उसे जोड़ा और फिर जो उसकी अपडेशन है कि करंट में ये चीज़ें चल रही हैं, उसे जोड़ा। इन तीनों को जोड़ के जब आप एक साथ ले आएँगे, तब आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। चीज़ों को इस तरह से आपको लेके चलना चाहिए। डायग्राम्स, मैप्स, एक्सरसाइज़ेज़ मस्ट बी गिवन अटेंशन। हम अक्सर ये गलती करते हैं, बुक्स में बीच-बीच में डायग्राम्स दिए होते हैं या मैप्स दिए होते हैं, एक्सरसाइज़ेज़ दिए होते हैं। हम बस पढ़ते चले जाते हैं और उन्हें अवॉइड करते चले जाते हैं। या फिर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको मैप्स की मदद से, डायग्राम्स की मदद से पढ़ने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उसे अवॉइड करते हैं, जैसे कि ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री। इनको अगर आप मैप की मदद से पढ़ेंगे या फिर इंटरनेशनल रिलेशन, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएँगी चीज़ें और बहुत बेटर तरीके से समझ में आएँगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग थोड़े टाइम पहले रेड सी पर बात कर रहे थे करंट क्लास में। अगर मैं कह रहा हूँ रेड सी में खतरे होने से इंडिया की जो है ट्रेड इफ़ेक्ट हो जाएगी, उसे बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ेगा अगर उसको नीचे से अफ्रीका को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अगर इसी चीज़ को आप मैप पे देख लेते हैं, तो आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँगी। तो जहाँ भी लगे आपको कि मैप की ज़रूरत है या जिस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ने की ज़रूरत है, आपको बिल्कुल रेफ़र करना चाहिए वहाँ पर, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। और ये आपकी टेस्टिंग भी करती है, बीच-बीच में एक्सरसाइज़ेज़ दिए होते हैं बुक्स में, तो पता चलता है कि आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं, आपकी टेस्टिंग भी हो जाती है जो बेटर है। एग्ज़ाम क्या है आपका टेस्ट ही तो करने वाला है। अगर आप यहाँ क्वेश्चंस को छोड़ने की आपकी आदत रही एक्सरसाइज़ेज़ को छोड़ने की, फिर एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई रहेंगी। इसे तो गिव अप करने की आदत है, तो वहाँ भी वो गिव अप करने लगेगा और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो
फ्रेंड्स फिर आगे मिलेंगे, देखेंगे कि बेसिक्स की तैयारी के और भी क्या-क्या एस्पेक्ट्स हैं, उन पर बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।